नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पुनः उसी अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हमने इस अध्याय में ये पढ़ लिया था कि भूगोल के मुख्य रूप से दो भाग हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और मानव भूगोल की परिभाषाएं हमने अच्छे से देख ली थी। मानव भूगोल की रेडजेल, सैंपल और ब्लांस ने जो परिभाषाएं दी है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में मानव भूगोल की प्रकृति हमने देख ली थी और इसके बाद में मानव भूगोल का प्रकृतिकरण, मतलब मानव का प्रकृतिकरण, और जिसे ही कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद, इस बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति का मानवीकरण। देखिए विद्यार्थियों, इस अध्याय में तीन संकल्पनाएं दी गई है कि एक संकल्पना है जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, जो हमने कल चर्चा कर ली थी, और उस संकल्पना का निचोड़ ये है कि इसमें मानव के ऊपर प्रकृति को रखा गया है और ये माना गया है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है और प्रकृति चाहे तो मानव को नष्ट कर सकती है, और इस कारण से प्रकृति, इस विचारधारा वाले जो मानव है वो प्रकृति से डरते हैं, भयभीत होते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दूसरी विचारधारा है संभववाद विचारधारा, और इस विचारधारा का ये प्रमुख धारणा ये है प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि इसमें प्रकृति को प्रकृति पर मानव की विजय के रूप में बताया गया है, और मानव चाहे तो प्रकृति को अपने वश में करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और उसमें कई प्रकार के नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उस प्रकृति के जो संसाधन उपलब्ध करवाती है उन संसाधनों का उपयोग करता है और अपने अनुसार उन संसाधनों को ढालने का प्रयास करता है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि वर्तमान में भी गर्मियों का मौसम है और राजस्थान में लगभग 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक स्थितियाँ पहुंच रही है। कई स्थानों में 50 के आसपास जा रहा है टेम्परेचर। तो ये सीधा एक तरीके से प्रकृति का प्रकोप है। और इस जो पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसे नियतिवाद भी कहते हैं, नियतिवादी विचारधारक ये मानेंगे कि भाई ये 45 से 50 डिग्री प्रकृति का प्रकोप है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो यही रहने वाला है। हाँ, ये तो ज़रूरी ये है कि प्रकृति के सामने तो मानव कुछ नहीं कर सकता कि भाई जो 45-50 डिग्री टेम्परेचर होना है वही रहेगा, लेकिन प्रकृति ने कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए हैं। उन संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव ने नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, नई टेक्नोलॉजी का विकास किया है, और उन्हीं टेक्नोलॉजी में एक है एयर कंडीशनर, यानी एसी का इजाद किया है। और एसी का इजाद करते ही ये जो 45-50 डिग्री या यूँ कहें इससे भी ज़्यादा हो तो वो क्या करता है, मानव उसको सहन कर सकता है आराम से, और सहन क्या, उसे तो मतलब गर्मी लगेगी ही नहीं। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, नई तकनीकों के माध्यम से प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की, इस प्रकार की विचारधाराओं को प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है, और इसी प्रकार की विचारधारा को संभववाद विचारधारा भी कहा जाता है। संभववाद विचारधारा वास्तव में फ्रांस में इसका विकास हुआ। ब्लांस, ब्रुन्स ये इस संभववाद विचारधारा के पोषक है, और इनका यही मानना था कि भाई प्रकृति पर मानव लगातार विजय प्राप्त कर रहा है, और प्रकृति ऐसा पुराने जो आदिम समाज में जो व्यवस्थाएं थी या आदिम समाज में जो विचारधाराएं थी, वो विचारधाराएं यहाँ अब लागू नहीं होती है कि भाई कि प्रकृति ही सब कुछ है या सर्वे सर्वा है। अब मानव सर्वे सर्वा है। मानव चाहे तो प्रकृति को अपने अनुसार और अपने हितों के या स्वार्थों के अनुसार अपनी ओर उन्मुख कर लेता है, मोड़ लेता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं कि संभववाद विचारधारा की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। इस विचारधारा में ये है कि मानव ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक सांस्कृतिक विकास करता है। हमने कल इस बारे में चर्चा की थी। सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है, जैसे फसलें हैं, इसके अलावा घर, मकान, गांव, नगर, ये सब क्या है, एक तरीके से प्रौद्योगिकी विकास के बाद में एक तरीके से प्रकृति पर मानव की विजय का ही प्रतीक है। दूसरा है बेहतर एवं अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी विकास। लगातार नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, और वो टेक्नोलॉजीज़ क्या है, एक तरीके से प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की ही स्थितियां हैं, और इसे ये दूसरी इसकी विशेषताएं हैं।
तीसरी विशेषता है पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म। इस विचारधारा वाले ये मानते हैं, संभववाद विचारधारा इसी कारण से है कि प्रकृति सब जगह संभावनाएं ही संभावना प्राप्त देती है, संभावनाओं को जन्म देती है। कहने का मतलब मानव अपने विवेक से, टेक्नोलॉजी के सहायता से उन संभावनाओं को तलाश करे और तलाश करने के बाद में अपने अनुरूप उस प्रकृति का आनंद उठाए। तो इस प्रकार इस विचारधारा वाले की प्रमुख विशेषता ये भी है कि जो संसाधन है, प्राप्त संसाधन है, उन संभावनाओं को जन्म देती है और उसका फायदा मानव को मिलता है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। प्रकृति सभी जगह अवसर प्रदान करती है। अवसर मतलब प्रकृति मौका देती है और उस मौके को भुनाने का प्रयास कौन करता है? मानव करता है और मानव उसका उपयोग करता है। तो यही क्या है? संभववाद विचारधारा है। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। ये हमने देख ही लिया था कि भौतिक पर्यावरण का उपयोग करते हुए मानव कई प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों जैसे फसलें हैं, घर है, मकान है, नगर, गांव, ये सब का निर्माण करती है। और ये सब विचारधाराएं या विशेषताएं इस संभववाद विचारधारा के अंतर्गत आती है, जिसको कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। यानी प्रकृति को मानव ने अपने अनुसार सेट कर लिया है। ये दूसरी विचारधारा जो हमने पढ़ ली, संभववाद विचारधारा। इन दो, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा, ये दो एक तरीके से अतिवादी विचारधाराएं हैं, जहाँ पर्यावरणीय संभववाद या नियतिवाद या निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसे एक तरीके से प्रकृति को ही सर्वेसर्वा मान लिया गया है। वहीं दूसरी विचारधारा है कि संभववाद विचारधारा, इसमें मानव को ही सर्वेसर्वा मान लिया है। यहाँ मैन सर्वेसर्वा है या नेचर सर्वेसर्वा है। यानी इन दोनों में बैलेंसिंग का कार्य करने वाली जो विचारधारा है वो विचारधारा है नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा एक ऑस्ट्रेलिया के विद्वान हुए और ये विद्वान है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने ये विचारधारा दी और इन्होंने ये मध्यम मार्ग अपनाते हुए ये विचारधारा दी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद भी एक अतिवादी विचारधारा है, जबकि संभववाद विचारधारा भी एक अतिवादी विचारधारा है। और इन दोनों के मध्यम मार्ग के रूप में इस विचारधारा को जन्म दिया। और इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में या छोटे प्रश्नों में कि रुको और जाओ निश्चयवाद किस विचारधारा को कहा जाता है, तो वो है नव निश्चयवाद विचारधारा। तो इस प्रकार इसकी प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं कि ये न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा, कि दोनों ही स्थितियाँ बैलेंसिंग है। मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद तो ये कहती है कि बिल्कुल यहाँ आवश्यकता की स्थिति हमेशा बनी रहती है और मानव इसमें कुछ भी नहीं करता, प्रकृति ही सब कुछ करती है। और एक है स्वतंत्रता, यहाँ मानव की स्वतंत्रता। संभववाद में मानव जो चाहे कर सकता है, प्रकृति के साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकता है, प्रकृति को अपने अनुरूप मोड़ सकता है। तो इन दोनों जो अतिवादी विचारधाराएं हैं, इन दोनों विचारधाराओं पर ही ये विचारधारा नहीं है और इन दोनों के मध्यम मार्ग के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरी हम बात करें, दूसरी प्रमुख विशेषता, प्रकृति जब अनुमति दे अर्थात संतुलन, तो संसाधनों का दोहन किया जाना चाहिए। किंतु जब प्रकृति अनुमति न दे अर्थात असंतुलन हो, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत क्षरण आदि, तो संसाधनों को दोहन रोक देना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों कि प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे से अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। नेचर है और इधर मैन है। और ये मनुष्य जब प्रकृति को अपने अनुरूप डालने का, इसमें अनेकानेक परिवर्तन करता है, अपने स्वार्थों के अनुसार इनको डालने का प्रयास करता है, तो प्रकृति के साथ एक तरीके से छेड़छाड़ होती है और प्रकृति फिर उसका परिणाम भी देती है और दुष्परिणाम ही आते हैं उसके। जैसे अभी वर्तमान में ओजोन परत का ज़्यादा से ज़्यादा ओजोन छेद होने के कारण से मानवों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक ज़्यादा जलवायु परिवर्तन वाला मुद्दा आ रहा है और पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण, ये सारे मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे हैं कि मानव ने प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ किया है। यानी कि प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ मानव को नहीं करना चाहिए। ग्रिफिथ टेलर ने इस रूप में दर्शाया है कि ये जो नव निश्चयवाद विचारधारा है वो एक ट्रैफिक लाइट की तरह है। जैसे ट्रैफिक लाइट में 3 लाइटें होती है, रेड होती है, येलो होती है और ग्रीन होती है।
ये ट्रैफिक लाइन है और व्यक्ति यहाँ खड़ा रहता है, जब रेड सिग्नल हो तो व्यक्ति आगे नहीं जाता है ट्रैफिक में और यहीं खड़ा रहता है। अगर रेड सिग्नल नहीं होके येलो सिग्नल है, येलो सिग्नल का मतलब है कि आपको तैयार रहना है और जैसे ये सिग्नल हटेगा तो आपको रवाना होना है। और उसके बाद में आता है ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल देखते हुए फिर मतलब चलने का। तो ग्रिफिथ टेलर बोलते हैं कि जब प्रकृति रेड सिग्नल में हो, यानी प्रकृति ये दर्शाए कि भाई का आपको यहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ छेड़छाड़ नहीं करनी है और वहीं बिल्कुल खड़े रहना है। प्रकृति को किसी भी प्रकार का उस पर संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए। और जब ग्रीन सिग्नल हो, तो ग्रीन सिग्नल हो तब आपको क्या करना चाहिए, प्रकृति का अपने अनुसार मतलब संसाधनों का दोहन कर लेना चाहिए और अपने स्वार्थों के अनुसार कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये समझाया गया है रेड, ग्रीन और येलो जो रेड लाइटें हैं इनके माध्यम से। तो ये है नवनिश्चयवाद विचारधारा जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दी है और एक बैलेंसिंग विचारधारा है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो प्रश्न है कि ये रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, इस नवनिश्चयवाद विचारधारा के जन्मदाता कौन हैं, इनके बीच का मार्ग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये तीनों विचारधाराएं भी पढ़ ली है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आगे मानव भूगोल की वृहद अवस्थाएं, कि भाई देखो मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो आज का अध्ययन नहीं है। काफ़ी सालों से मतलब 100, 200, 300, 400 सालों से मानव भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है और लगभग 18वीं शताब्दी से जो मानव भूगोल शब्द आया, सबसे पहले रेडजेल ने इस शब्द को जन्म दिया और रेडजेल को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी पुस्तक थी, इसमें उन्होंने उल्लेख किया मानव भूगोल का। उसके बाद में निरंतर मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत कई प्रकार के उपागम आए हैं और पर्टिकुलर एक समय अवधि के दौरान उन उपागमों पर ही मानव भूगोल में चर्चा हुई है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी अवधि में कौन से उपागम रहे हैं मानव भूगोल के और उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से रहे हैं। तो इस बारे में हम देखें तो सबसे पहले जो अवधि रही है वो है आरंभिक उपनिवेश युग की। आरंभिक उपनिवेश युग लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी का दशक है, सदी है। और उस समय आरंभिक उपनिवेश ये था कि ये जो यूरोप वाले जो देश थे, ब्रिटेन है, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, ये अफ्रीका और इन देशों ने अफ्रीका और एशिया के जो गरीब देश हैं इन देशों पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपनिवेश बनाए। इस अवधि के दौरान मानव भूगोल के अध्ययन की जो उपागम रहा था वो रहा था अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण मतलब खोजें, और इनका एकमात्र उद्देश्य था, ये जहाज़ लेके निकलते थे और ये नए नए देशों की खोज करते थे। अफ्रीका जो महाद्वीप था वो लगभग अफ्रीका महाद्वीप 19वीं शताब्दी में मतलब 1875 या 1890 के आसपास एक तरीके से अधिक उपनिवेश का ये सारी चीज़ें रही थी। तो इस समय उपागम रहा था अन्वेषण और विवरण, और इसके प्रमुख लक्षण ये थे साम्राज्यवादी और व्यापारिक रुचियों के कारण नई नई भौगोलिक खोजें करना। तो क्योंकि इनकी जो उपनिवेश इन देशों ने जिन्होंने बनाए थे, ब्रिटेन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, इनका कार्य था साम्राज्यवादी विस्तार, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीमाओं बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा इन संसाधनों को दोहन करना, व्यापार करना इन देशों के साथ। तो ये नई नई भौगोलिक खोजें इन कारणों से करना, ये प्रमुख लक्षण थे। पहला जो अवधि थी ये थी आरंभिक उपनिवेश युग। उसके बाद में हम बात करें कि दूसरी अवधि थी उत्तर उपनिवेश युग। उत्तर उपनिवेश युग, जो ये उपनिवेश युग था, तो उसके बाद की जो अवधि है लगभग 1900 के आसपास या 1900 का प्रथम दशक या द्वितीय दशक, इस अवधि में इस अवधि को बोलते हैं उत्तर उपनिवेश युग। उत्तर यानी बाद में, जो ये उपनिवेश युग था उसके बाद की स्थितियाँ, और इसका प्रमुख उपागम था प्रादेशिक विश्लेषण। और इसकी प्रमुख लक्षण थे कि ऐसी धारणा कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग है, अतः प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन करना होता है। कि हम इसमें ये बात करते हैं
कि मतलब जो पूरी की पूरी एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या है कि ये एक प्रदेश, जो पर्टिकुलर कोई भी प्रदेश का हम अध्ययन करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का हमें अध्ययन करना है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप क्या है, एक पूरी की पूरी पृथ्वी का भाग है और हमें इस पृथ्वी के संदर्भ में इसका अध्ययन करना जरूरी है। और इसके जो विभिन्न पहलू हैं इस क्षेत्र के, जैसे हमने ये अध्ययन करना है तो इसके अंदर मृदा, जलवायु, जितने भी प्रकार के अलग अलग पहलू हैं, इन पहलुओं की हम चर्चा करेंगे और फिर उसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार का जो अध्ययन था, इस प्रकार के इसको अध्ययन को बोलते हैं प्रादेशिक विश्लेषण। प्रदेश की विशेषता, और विशेषता किन आधारों पे? अनेक आधारों पे, एक आधार पे नहीं। जैसे मान लिया जाए हमें अफ्रीका महाद्वीप की जैसे अध्ययन करना है, तो केवल एक आधार नहीं है कि भाई केवल मृदाओं का हमने अध्ययन कर लिया, तो मृदाओं के आधार पे अध्ययन हो गया, जलवायु के आधार पे अध्ययन हो गया, इसके अलावा वनस्पति के आधार पे अध्ययन हो गया, यहाँ परिवहन की व्यवस्थाएं क्या है, परिवहन के आधार पे। तो इस प्रकार के सारे जो घटक है, इनके आधार पे इसकी विशेषताओं की विवेचना करना, अध्ययन करना, ये उस समय उत्तर उपनिवेश युग में क्या था, एक प्रमुख विशेषता थी मानव भूगोल की, और उस प्रकार का अध्ययन किया जाता था। तो उत्तर उपनिवेश युग में उपागम था प्रादेशिक विश्लेषण। फिर इसके बाद में उपागम चेंज हुआ और ये अगला जो अवधि है अंतर युद्ध अवधि। तो वैसे पता होगा कि पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1919 के बीच में चला था, दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच में। इन दो विश्व युद्धों के बीच की जो अवधि है, इसको बोलते हैं अंतर युद्ध अवधि, और इसमें लगभग 1930 का दशक शामिल था। और इस प्रकार इस अवधि के दौरान जो मानव भूगोल की अवस्था थी, वो थी क्षेत्रीय विभेदन। इसकी प्रमुख विशेषता ये थी क्षेत्रीय विभेदन की कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, अतः किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करना। कि अभी जैसे हमने इससे जस्ट पहले वाले में तो हमने क्या किया था कि एक प्रदेश विशेष लिया, उस प्रदेश विशेष की हमने खूब अनेक घटकों पर हमने चर्चाएं कर ली, केवल इसी की, भाई यहाँ वनस्पति ये है, मृदा ये है, लोग इस प्रकार रह रहे हैं, परिवहन की ये व्यवस्था है, जनसंख्या इस प्रकार है। लेकिन इस वाले क्षेत्रीय विभेदन उपागम में क्या होता है कि इसमें एक प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, लेकिन दूसरे प्रदेश की तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे हमें इस क्षेत्र का हमें करना है कि भाई मृदा के रूप में इसका मृदाएँ यानी मिट्टियों की जांच करनी है कि मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, तो हम इस प्रदेश से इसकी तुलना करते हुए और तुलना कि भाई यहाँ मिट्टी ऐसी है तो इस मिट्टी के लक्षण इस प्रकार हैं, इससे इस प्रकार भिन्न है, यानी इस प्रकार इसकी विलक्षणता अलग है। तो इस प्रकार जो अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय विभेदन। तो ये उपागम रहा था अंतर युद्ध अवधि यानी 1930 के दशक का। फिर इसके बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध हो गए, नए नए देश आज़ाद हुए 1950 के आसपास, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के। और इस अवधि यानी कि 1960 के दशक और 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के अंत में, यानी 1960 और 70 के दशक के बीच में जो टाइम पीरियड था, इसमें एक उपागम आया स्थानिक संगठन या मात्रात्मक क्रांति। इसमें प्रमुख लक्षण ये था कि जो भी मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है, उन अध्ययनों में कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों का ज़्यादा से ज़्यादा इन पर बल दिया गया। मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया गया। इसमें जो मानव भूगोल है, जिसमें मानव शब्द है, इस मानव शब्द को कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब पीछे छोड़ दिया और इस मानव को एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड और सांख्यिकी विधियाँ हैं, मानचित्र है, इन भौतिकी के नियम और भौतिकी के नियमों के द्वारा सिद्ध करना कि भाई कि ये घटना घटित हो रही है तो क्यों हो रही है। जैसे विज्ञान में जो नियम लगते हैं ना, उसी प्रकार के नियम यहाँ लगाने चालू कर दिए। इस प्रकार की जो लक्षण वाली उपागम था, उस उपागम को बोलते हैं स्थानिक संगठन, या इसी का दूसरा नाम है मात्रात्मक क्रांति। तो जो 1950-60 के दशक था, इस दशक में उपागम था मात्रात्मक संगठन या स्थानिक संगठन या मात्रात्मक क्रांति। तो हमें इतना ही ध्यान रखना है
कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता था, उसमें कंप्यूटर परिष्कृत सांख्यिकी विधियों का प्रयोग पर बल दिया गया। मानचित्र मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाने लगा। अब ये जो 10-20 साल ये उपागम चला, इस उपागम से सारे भूगोलवेत्ता ऊब गए। और ऊबने का ये मतलब था कि ये जो मानव भूगोल है, वास्तव में मानव भूगोल क्या है, मानव का कल्याण करना है। लेकिन इसमें तो भौतिकी के नियम लगाए जा रहे हैं, एकदम ऐसे मानव की परिशुद्धता तय की जा रही है कि भाई का बिल्कुल कंप्यूटर पे इनकी परिशुद्धताएं, सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पे परिशुद्धताएं तय की जा रही है। तो ऐसा संभव नहीं है। मानव क्या है, मानव भूगोल क्या है, एक सामाजिक भूगोल है, और सामाजिक भूगोल कभी भी भौतिक भूगोल नहीं हो सकती। तो इस प्रकार जो स्थानिक संगठन था या मात्रात्मक क्रांति था, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आलोचनाएं होने लगी, और इन आलोचनाओं में 3 प्रमुख रूप से उपागम मुखर हुए, और वो था एक तो मानवतावादी, एक आमूलवादी और एक व्यवहारवादी। इन तीनों का उपागम का टाइम पीरियड था 1970 का दशक। तो प्रमुख लक्षण क्या थे इनके, कि भाई मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप में भूगोल का अध्ययन। इन्होंने ये कहा कि भाई जो स्थानिक संगठन या मात्रात्मक क्रांति में मानव को आर्थिक मानव मान लिया गया है, बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड मानव मान लिया गया है, इतनी परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं है मानव भूगोल के अध्ययन में। और ये मानव भूगोल क्या है, एक तरीके से सामाजिक भूगोल है। इस प्रकार सामाजिक भूगोल है, तो इस पर क्या क्या किया जाना चाहिए, मानवतावादी और आमूलवादी और व्यवहारवादी ये उपागम अपनाए जाने चाहिए। तो मानवतावादी उपागम वाले क्या बोल रहे थे, उनकी विशेषताएं क्या थी, जिसे मानवतावादी या कल्याणपरक उपागम की कहते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई लोगों का सामाजिक कल्याण यथा आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बिंदु शामिल किए जाने चाहिए। कि भाई मानव का पहले ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए, मानव का कल्याण किया जाना चाहिए। और कल्याण कब संभव है, कि जो ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सब मानव तक पहुंच निर्धारित हो पाए, और वो है आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये प्रमुख बिंदु था मानवतावादी कल्याणपरक का। दूसरा था आमूलवादी या रेडिकल। ये जो मात्रात्मक क्रांति, इसका सबसे ज़्यादा विरोध आमूलवादियों या रेडिकल ने किया। और इन्होंने तो इस स्तर पे विरोध किया कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं बहुत ही ख़राब हो चुकी है मानव भूगोल के अध्ययन की, और इन्हें सुधार करने के लिए बहुत एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, चाहे इसके लिए हिंसा का ही प्रयोग क्यों ना करना पड़े। तो ये जो मात्रात्मक क्रांति, इस कारण से लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा निर्धनता बढ़ी है, सामाजिक असमानता बढ़ी है, और इसका प्रमुख कारण था पूंजीवाद। पूंजीवाद जो विचारधारा है, जो मतलब उद्योगपतियों को बढ़ावा देती है, तो ये पूंजीवादी विचारधारा ही क्या कर रही है, एक तरीके से असमानताएं बढ़ा रही है, सामाजिक असमानता, निर्धनता, कोई गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर होता जाता है। इस प्रकार इस असमानता को पाटने के लिए ज़रूरी है कि आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा, और इसके लिए ज़रूरी है कि भाई मार्क्स के सिद्धांतों पे जोर दिया। कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिए, और उन्होंने ये कहा कि सारे दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, यानी हिंसा की उन्होंने बात की थी। तो इसी प्रकार की हिंसा की बात आमूलवादी या रेडिकल विचारकों ने भी विचारधारा इन्होंने भी की थी, विद्वानों ने। तीसरी जो विचारधारा उस समय उपागम हुआ था, वो था व्यवहारवादी। व्यवहारवादी उपागम प्रत्येक संवर्ग के साथ मानव जातीय, प्रजाति, धर्म और सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर जोर देता है। कि भाई हमें कौन सी जाति, मानव जाति है, प्रजाति है, धर्म है, सामाजिक कौन से संवर्ग से हैं, इस मतलब समय के अनुसार इनका बोध कराने पर, इनके अध्ययन पर, ये मानव भूगोल का एक तरीके से उनका कॉन्सेप्ट था, अध्ययन का एक क्षेत्र था। तो इस प्रकार हम देखें तो 1970 के दशक में ये 3 उपागम महत्वपूर्ण उपागम थे। तो ये सीधा सीधा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम मानवतावादी, आमूलवादी या व्यवहारवादी उपागम की समय अवधि कौन सी है। तो ये ऑप्शन आ जाए, अंतर्युद्ध अवधि है, 1950-60 का दशक है, 1970 का दशक है, 1991 का दशक है। और इस बारे में छोटी छोटी जानकारी है, छोटी परिभाषाएं आवश्यक है याद रखना। फिर उसके बाद में जो अंतिम उपागम था, वो था उत्तर आधुनिकवाद, और वो उपागम 1990 का दशक का था, और लगभग वर्तमान में यही उपागम चल रहा है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं, लक्षण ये है कि सामान्यकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता प्रश्न उठने लगे। प्रत्येक स्थानिक संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया।
कि भाई के एक ही सामान्यकरण मतलब पूरे विश्व में एक ही प्रकार के नियम चलाना सामान्यकरण। तो ये एक तरीके से ये गलत है, क्योंकि पूरे विश्व में जो अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है, किसी की भौतिक विशेषताएं अलग अलग है सभी प्रदेशों की, और स्थान विशेष के संदर्भ में उनके नियम और सामान्यकरण होने चाहिए कि पूरे विश्व के एक ही नियम संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये विचारधारा, उत्तर आधुनिक विचारधारा इस पर बल देती है कि पूरे विश्व के एक नियम नहीं हो सकते, सामान्यकरण नहीं हो सकता, और वो भौतिक विशेषताओं के आधार पे, स्थानिक संदर्भ के महत्व के आधार पे इनका महत्व अलग अलग है और उनके नियम अलग अलग हैं। तो ये है मानव भूगोल की वृहद अवस्थाएं, और ये इनकी समय अवधि, कौन से उपागम कब है, उसके प्रमुख लक्षण क्या है, ये याद रखना बेहद ही आवश्यक और ज़रूरी है। इसके बाद में हम बात करें कि जो इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव है कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल का इस रो में क्षेत्र दिए गए हैं। ये जो क्षेत्र है, इसमें पहला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं सामाजिक भूगोल, और इस सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं कि मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में बांटा गया है मानव भूगोल को, इसका अध्ययन किया जाता है, और फिर इसी के अंदर छोटे छोटे उपक्षेत्र हैं जिसमें इनके संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, तो उनको उपक्षेत्र बोलते हैं। तो पहला जो क्षेत्र है सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में का उपक्षेत्र है, या इसकी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जिनकी चर्चा की जाती है वो है व्यवहारवादी भूगोल एक, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो सीधी सीधी हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि भाई का सामाजिक भूगोल के अंतर्गत कौन सा उपक्षेत्र नहीं शामिल है या शामिल है, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। या फिर सामाजिक भूगोल के अंतर्गत कोई दो उपक्षेत्र बताओ, उनके नाम लिखो, ये अति लघुतरात्मक प्रश्नों में बन सकते हैं। उसके बाद में मानव भूगोल का एक क्षेत्र है नगरीय भूगोल, और नगरीय भूगोल का उपक्षेत्र है नियोजन भूगोल। नियोजन मतलब प्लानिंग, जो नक्शे वगैरह बना के भू नियोजन के हिसाब से कॉलोनियाँ बसाते हैं, नगर बसाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है नगरीय भूगोल में, नियोजन भूगोल के अंतर्गत। फिर एक आता है मानव भूगोल का क्षेत्र है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत चर्चा होती है निर्वाचन भूगोल की, सैन्य भूगोल की। तो ये दोनों निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल किसके उपक्षेत्र है? ये क्षेत्र है, उपक्षेत्र है राजनीतिक भूगोल की। इसके बाद में एक आता है जनसंख्या भूगोल, जिसका कोई उपक्षेत्र नहीं है। इसके बाद में आवास भूगोल है, जिसका कोई उपक्षेत्र नहीं है। इसके अलावा बाद में बात करें हम आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के भी कई उपक्षेत्र हैं, और उनमें पहला उपक्षेत्र है संसाधन भूगोल। संसाधन मतलब जो खनिज है, एक तरीके से जितने भी प्रकार के संसाधन अपने भूमि पर उपलब्ध है, भूमि पर या जल में, ये समुद्री संसाधन भी होते हैं, जल संसाधन है, भूमि संसाधन है, मृदा संसाधन है, ये सभी प्रकार के संसाधनों की हम चर्चा करते हैं संसाधन भूगोल, जो कि इसका उपक्षेत्र है आर्थिक भूगोल का। दूसरा क्षेत्र है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल, इसके अंतर्गत कौन कौन से मौसम में कौन सी कृषियाँ की जाती है, विश्व में कहाँ कहाँ कृषियाँ हैं, उनके प्रकार कौन से हैं, उनकी उपलब्ध आवश्यक दशाएं, भौगोलिक दशाएं कौन सी, इसके बारे में हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कृषि भूगोल में। तीसरा है आर्थिक भूगोल का ही उपक्षेत्र है उद्योग भूगोल। उद्योग भूगोल के अंदर उद्योग धंधों की बात की जाती है। और इसके बाद में अगला है विपणन भूगोल। विपणन मतलब एक तरीके से बाजार, बेचना, व्यापार एक तरीके से। तो इस प्रकार की भूगोल, विपणन भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगला बिंदु है पर्यटन भूगोल। पर्यटन भूगोल जो उपक्षेत्र है, पर्यटन के बारे में चर्चा की जाती है, कौन से क्षेत्र पर्यटन के लिए मतलब अच्छे डेस्टिनेशन है, तो कहाँ संभावनाएं ज़्यादा है, किस प्रकार से पर्यटनों का विकास हुआ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, ये सभी चर्चाएं हम आर्थिक भूगोल के ही उपक्षेत्र एक पर्यटन भूगोल के रूप में करते हैं। और इसमें अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, कि भाई एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, चीज़ें खरीदता बेचता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के व्यापारिक संगठन बनते हैं, और उन संगठनों के कुछ नियम होते हैं, और वो नियम और उनके बारे में चर्चा करना इस उपक्षेत्र के अंतर्गत आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। और ये सारी चीज़ें आती है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। तो ये जो मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र है, ये छोटे छोटे सवालों में संभव है,
कि भाई सामाजिक भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं, नगरीय भूगोल के कौन से हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये जो प्रथम अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये हमारा समाप्त हुआ। और मुझे उम्मीद है कि इन 2 क्लासों में ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको बार बार पढ़ें, सुनें, समझें और इस प्रकार इस पर आधारित प्रश्नोत्तरी में अब अगली क्लास में लेकर आता हूँ। तब के लिए सभी को धन्यवाद।